Hello students, this is the second video of chapter 5 coal and petroleum. In the previous video, in the first video we can say we have studied about the introduction of natural resources and what are the exhaustible and inexhaustible resources. ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में इस पिछले वीडियो में इस चैप्टर के हम लोगों ने समझा था रिसोर्सेज क्या होते हैं, क्या मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं और क्या नेचुरल रिसोर्स कैसे होते हैं, और उसमें भी एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने समझा था। इनएग्जॉस्टिबल में तो ऐसा रिसोर्स आता है जो इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा हो, यानी अनलिमिटेड कह सकते हैं, यानी वो एग्जॉस्ट नहीं करेगा, ख़त्म नहीं होगा। जबकि एग्जॉस्टिबल रिसोर्स क्या होता है, जो लिमिटेड अमाउंट में हो और उसको सही से यूज नहीं करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा समय से पहले, बहुत पहले। तो एग्जॉस्टिबल में ही हम लोग कोल के बारे में पिछले वीडियो में पढ़े थे कि कोल क्या होता है, कोयला क्या होता है, किस तरह बनता है, किस तरह पेड़ पौधों के लाखों साल पहले ज़मीन में दफन हो जाने, बरीड हो जाने के बाद केमिकल चेंज और प्रेशर टेम्परेचर की वजह से वो कोयले में चेंज हो गए होंगे, जिसका नाम कार्बोनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, जिससे वो पेड़ पौधे जो दफन हुए होंगे वो कोयले में कन्वर्ट हो गए होंगे। ऐसा ऐसा था। और बाद में ह्यूमन ने क्या किया, कुछ केमिकल रिएक्शन करके उस कोल से भी कुछ नए केमिकल बनाए जिसका बहुत सारा यूज है, जैसे कोक बनाया, कोल गैस बनाया, कोल टार बनाया, और ऐसे बहुत सारे केमिकल हैं। आपके कोर्स में बस 3 ही दिए हैं। तो उसी तरह एक नया एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है जो है पेट्रोलियम। एग्जॉस्टिबल क्यों है, क्योंकि ये भी लिमिटेड अमाउंट में है। कोल, पेट्रोलियम या कोई और भी एग्जॉस्टिबल रिसोर्स हो वो क्या होता है, फॉसिल फ्यूल। ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। फॉसिल फ्यूल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी फ्यूल हो, ईंधन हो, जो किसी जिंदा चीज़ से बना हो, कभी वो जिंदा रहा हो बाद में मर गया हो, तो उसके बॉडी के में चेंज होने से बना हो तो उसको फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। तो ये सब सारे ही लिविंग बींग्स से बने हैं, काफ़ी लाखों करोड़ों साल बाद। तो चलिए पेट्रोलियम से स्टार्ट करते हैं कि पेट्रोलियम क्या है। अब पेट्रोलियम का नाम सुनते ही आपके माइंड में आएगा कि पेट्रोल, डीजल, कार, मोटरसाइकिल, क्योंकि सारे जितने भी ट्रांसपोर्ट के साधन हैं, बस, कार, ट्रैक्टर एट्सेट्रा एट्सेट्रा जितने भी हैं, वो सारे पेट्रोल या डीजल से चलते हैं। ठीक है, लेकिन पेट्रोलियम का एक्चुअल मीनिंग पेट्रोल ही नहीं होता है। पेट्रोलियम एक मिक्सचर होता है, एक ऑयल होता है, एक केमिकल होता है, और उसमें बहुत सारे अन्य केमिकल का मिक्सचर होता है। उसी में से पेट्रोल भी निकाला जाता है। निकालते कैसे हैं, उसको प्योरीफाई करके। आगे आप लोग थोड़ा सा समझेंगे उसको डिटेल में। ठीक है, तो पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, केरोसिन एट्सेट्रा बहुत सारे तरह के केमिकल पेट्रोलियम के मिक्सचर से निकाले जाते हैं। ठीक, अब पेट्रोलियम वर्ड का मीनिंग क्या है। पेट्रोलियम 2 वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, पेट्रा और ओलियम। पेट्रा मतलब रॉक, ओलियम मीन्स ऑयल, तो यानी चट्टान का तेल या ऑयल रॉक ऑयल बोल सकते हैं, यानी रॉक से निकलने वाला ऑयल को पेट्रोलियम नाम दिया गया है। अब जैसा कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये एक तेल का कुआं दिखाया गया है, ऑयल वेल बोला जाता है जिसको। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बाद में समझेंगे। पहले जान लेते हैं कि पेट्रोलियम बना कैसे होगा। तो पेट्रोलियम ऐसा माना जाता है थ्योरी से, रिसर्च से, कि जैसे जितने बहुत सारे लाखों करोड़ जितने भी एनिमल्स रहे होंगे सी में या ओशियन में, समुद्र या महासागर में, वो कभी कुछ अनहोनी हुई होगी, कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ होगा जिसकी वजह से सारे मर गए होंगे, सारे या मैक्सिमम मर गए होंगे, और वो उनका डेड बॉडी क्या होगा, ओशियन के या सी के बॉटम में एकदम निचले स्तर लेवल पे चला गया होगा। ठीक है, और वहाँ पर जाकर उनका बॉडी डंप हो गया होगा, उस पर बहुत सारा सैंड, बालू, क्ले, मिट्टी वगैरह से उनका बॉडी ढका गया होगा, यानी कवर हो गया होगा। और वैसे ही लाखों साल तक ऐसे पड़ा पड़ा रहा होगा। और नीचे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जैसे अर्थ के नीचे हम लोग जाते हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा, और ऊपर से पानी का और सारे प्रेशर की वजह से ये केमिकल रिएक्शन बहुत सारे हुए होंगे, और वो अल्टीमेटली उनका डेड बॉडी, जो लिविंग बींग रहे होंगे, जो एनिमल रहे होंगे, उनका डेड बॉडी किस में चेंज हो गया होगा, पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में। ऐसा रिसर्च और थ्योरी कहती है। ठीक है, अब
इस पिक्चर को फिर से ध्यान से देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि ये एक ऑयल वेल का डायग्राम बनाया गया है, रफ डायग्राम एक तरह से कह सकते हैं। इस तरह का एक ढांचा, इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जब ज़मीन से ऑयल निकाला जाता है। तो पेट्रोलियम डिपॉजिट क्या होता है? जहाँ पे पेट्रोलियम पाया जाता है ज़मीन के अंदर, ठीक है। जहाँ पेट्रोलियम होता है वहीं पे नेचुरल गैस पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जहाँ पेट्रोलियम रहता है वहाँ पर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं और उससे गैस प्रोड्यूस होता रहता है। तो अगर ज़मीन के अंदर कहीं ऑयल है, पेट्रोलियम ऑयल है, तो उसके ऊपर अगर स्पेस, जितना भी स्पेस रहता है, तो वहाँ पर वो केमिकल रिएक्शन से गैस बनता रहता है, उसको बोलते हैं नेचुरल गैस। और वो नेचुरल गैस भी बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला रहता है, उससे भी बहुत सारा काम किया जा सकता है, बहुत सारे पर्पज़ में यूज होता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं। आप देख रहे होंगे कि ऊपरी एक ले ये ऊपरी एक अर्थ का सरफेस है, ठीक है। फिर उसके बाद उसको वेल, ये वेल है, वेल खोदा गया ज़मीन के अंदर। फिर कुआं, ये लाइन से दिखाया गया कुआं है, ठीक है। उसके बाद नीचे जाएंगे तो सबसे पहले क्या निकलेगा? गैस। जब खोदते हुए काफ़ी नीचे तक जाएंगे ज़मीन के अंदर तो गैस निकलेगा, जो गैस पेट्रोलियम ऑयल के जस्ट ऊपर रहता है, भरा रहता है, बनता रहता है। और जैसे ही वो खोदेंगे तो वो कुएं से गैस बहुत सारा अमाउंट में, बहुत ढेर सारा अमाउंट में गैस ऊपर निकलेगा। और तुरंत वहाँ पर सेटअप लगाए रहते हैं, जो भी इंजीनियर होते हैं, जियोलॉजिस्ट होते हैं, वो सेटअप लगाए रहते हैं और सारे गैस को कलेक्ट करने के लिए कुछ स्टोरेज कंटेनर वगैरह लगाए रहते हैं और उसमें स्टोर कर लेते हैं गैस को। क्योंकि वो गैस अगर बाहर लीक होगा और हीट या कुछ भी हल्का सा भी लाइट या एनर्जी पाएगा ज़्यादा, तो जल जाएगा और ब्लास्ट हो जाएगा वो पूरा कुआं। क्योंकि उसमें बहुत तेज़ी से आग पकड़ने वाला वो गैस होता है। उसमें ऐसे केमिकल होते हैं गैस में जो आग बहुत तेज़ी से पकड़ते हैं, ठीक है। इन्फ्लेमेबल होता है, इसलिए उसको बहुत ही सेफली, जब पेट्रोलियम का कुआं खोदा जाता है तो बहुत सेफली आराम से उसमें ड्रिल किया जाता है, ताकि थोड़ा भी गैस का लीकेज हो तो तुरंत उसको स्टोर कर लिया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले गैस निकलेगा और उसी गैस के हाई प्रेशर के हेल्प से ही नीचे का ऑयल भी बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ आएगा और वो फिर ऑयल अलग कंटेनर में स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। और एक बार में सारा कुआं खाली नहीं हो जाता है, बहुत अनलिमिटेड अमाउंट होता है। अनलिमिटेड नहीं कर सकते, ये तो ओवरऑल हम लोग समझ रहे हैं कि धरती पे लिमिटेड है, लेकिन इतना ज़्यादा होता है कि एक बार में सारा स्टोरेज नहीं निकालते। वहाँ पे एक सेटअप लगा देते हैं, पेट्रोलियम निकालने का सेटअप, कई सालों तक वहाँ से गैसेस और ऑयल निकालते रहते हैं, ठीक। तो एक गैस का ही हाई प्रेशर है जो हेल्प करता है। पहले गैस निकलता है, उसको अलग स्टोर कर लेते हैं, फिर उसके बाद ऑयल निकलता है और ऑयल को अलग कंटेनर में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। और ये दोनों ही पानी के ऊपर पाए जाते हैं। जहाँ आप लोग देख रहे होंगे वाटर, वाटर के ऊपर ऑयल है और गैस है। क्यों? क्योंकि ऑयल और गैस का डेंसिटी वाटर से बहुत कम होता है। डेंसिटी का मतलब होता है भारीपन। कोई चीज़ कितना हैवी है उसको डेंसिटी का उसको ज़्यादा डेंस बोलेंगे, और जो कोई चीज़ बहुत, उससे कोई चीज़ हल्की है तो उसको लेस डेंस बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गैस तो हम लोग जानते हैं काफ़ी हल्की होती है क्योंकि ज़्यादा स्पेस लेती है, और ऑयल जो है वो भी काफ़ी हल्की होती है। ये दोनों ही पानी से हल्के होते हैं, इसलिए पानी के ऊपरी लेयर पे रहते हैं, ठीक है। पानी के ऊपर ये तैरते रहते हैं ऑयल, और ऑयल के ऊपर गैस बनता रहता है। तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर या एक तरह का पूरा सीन पाया जाता है जहाँ पे ऑयल के वेल्स होते हैं। ऐसा अंदरूनी एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक। तो आप डेंसिटी का समझ गए कि ऑयल और गैस हल्के होते हैं इसलिए पानी के ऊपर पाए जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की चीज़ें बताई गई हैं, कुछ आपको नॉलेज गेन के लिए, कि सबसे पहला जो ऑयल वेल, सबसे पहले तेल का कुआं कहाँ पे खोदा गया? 1859 में पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया यूएसए में एक स्टेट है, तो वहाँ पर सबसे पहले तेल का कुआं खोदा गया था ह्यूमन हिस्ट्री का, ठीक है। उसके पहले और पेट्रोलियम के बारे में किसी को पता नहीं था, तो वहाँ सबसे पहले खोदा गया। और उसके 8 साल बाद 1867 में माकुम माकुम नाम का एक इलाका है आसाम में, हमारे इंडिया के आसाम जो स्टेट है उसमें माकुम नाम की जगह पर 8 साल बाद यहाँ पर भी ऑयल का कुआं खोदा गया, ठीक है। और इसलिए ऑयल हमारे यहाँ इंडिया में, आसाम में काफ़ी ज़्यादा ये पेट्रोलियम ऑयल निकाला जाता है आसाम से, और भी जगहों से निकाला जाता है लेकिन आसाम से ज़्यादा,
ये सबसे पहला हमारे इंडिया का ऑयल वेल है, यानी तेल का कुआं है। फिर उसके बाद गुजरात, मुंबई हाई यानी समुद्र के किनारे जो मुंबई का एरिया है उसको मुंबई हाई बोलते हैं, तो वहाँ भी पेट्रोलियम निकाला जाता है। गुजरात में भी समुद्र के किनारे जो एरिया है वहाँ पे ऑयल निकाला जाता है, ऑयल के कुएँ से। तो आप लोग ये देख रहे होंगे कि जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं, एंड द रिवर बेसिन ऑफ द गोदावरी एंड कृष्णा गोदावरी नदियों के किनारे कुछ जगह हैं भारत में, वहाँ पर भी काफ़ी ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल निकाला जाता है। तो ये सारे जितने एग्जाम्पल आप लोगों ने देखे हिस्ट्री से लेकर अभी तक प्रेजेंट में, या बहुत सारे हैं, ये तो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ये सभी आप देखेंगे कि पानी के पास पाए जाते हैं, वाटर बॉडीज़ के, यार समुद्र के पास, सी के पास, ओशियन के पास, या फिर नदियों के पास। तो इसी से ये एक थ्योरी सही बैठता है, जैसा कि माना जाता है कि पानी, समुद्री जीव के मरने से ये पेट्रोलियम बना है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ये रिफाइनिंग ऑफ द पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम जो होता है, मैंने पहले ही बताया था कि एक मिक्सचर होता है, बहुत सारे केमिकल का मिक्सचर है, ठीक है। और वो प्योर फॉर्म में नहीं होता है, इम्प्योर होता है, काफ़ी गंदा निकलता है, काफ़ी उसमें बदबू रहती है, गैस तो निकलता है, ये जो बहुत ही डेंजरस है, उसको हाई बहुत ही अच्छे से सेफली उसको स्टोर करना पड़ता है। तो पेट्रोलियम को रिफ़ाइन करना ज़रूरी है। रिफ़ाइन मतलब उसको प्योरीफाई करना है, रिफ़ाइन करके उसके अलग अलग जो जिस मिक्सचर से वो बना है उसको अलग अलग करना, ठीक है, ताकि अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग उसमें से केमिकल निकाला जाए। ठीक, उसी को रिफ़ाइनिंग प्रोसेस बोलते हैं पेट्रोलियम का। तो पेट्रोलियम बहुत ही डार्क कलर का लिक्विड होता है, हाईली स्टिकी होता है, काफ़ी चिपचिपा होता है, और अनप्लीजेंट ऑर्डर यानी बहुत ही बुरा स्मेल करता है। बहुत सारे केमिकल मिक्सचर इसमें होते हैं, ऐसा मैंने बार बार बताया। और इसमें गैस, पेट्रोलियम गैस भी होता है, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, ये ऐसे बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर इसमें रहता है, ठीक है। तो एक तरह से मिक्सचर हो गया तो इम्प्योर, और उसमें बहुत सारे ज़मीन में मौजूद मिट्टी या फिर सैंड, बहुत सारी चीज़ें, इम्प्योरिटी भी उसमें मिक्स होती है, तो उनको साफ़ करना और फिर अलग अलग केमिकल को सेपरेट आउट करना अलग अलग केमिकल मेथड से, उसी को रिफाइनिंग बोलते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं आगे इसको। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, सेपरेटिंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम इज नॉन एज रिफाइनिंग, यानी पेट्रोलियम के जो अलग अलग केमिकल्स हैं जिनसे वो मिल के बना है मिक्सचर, उसको सेपरेट करना ही रिफाइनिंग कहलाता है। और ये कहाँ पे होता है? पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री में, ठीक है। यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे होंगे, ये देखिए, ये जो पिक्चर बना हुआ है 5.5, ये ऐसे ही लाखों जहाँ जहाँ भी पेट्रोल पाए जाते हैं उसके आसपास या उससे थोड़ी दूर पर पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री बनाई जाती है, जहाँ पर जो ज़मीन से कुआं खोद करके तेल निकाला गया है, पेट्रोलियम निकाला गया है, उसको रिफाइनिंग किया जाता है, ताकि उसमें से अलग अलग केमिकल सेपरेट करके निकाले जा सकें और अलग अलग पर्पज़ में यूज किए जा सकें, ठीक है। तो ये पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज़ है। और रिफाइनिंग क्या प्रोसेस है? सेपरेट करना अलग अलग केमिकल को, उसमें से इम्प्योरिटी को अलग हटाना, ठीक। अब क्या है, ये देखिए, अब वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम, फिगर 5.1 ये आपका दिया है, इसके बारे में अभी हम जस्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये कि बहुत सारी यूजफुल चीज़ें मिलती हैं पेट्रोलियम से और नेचुरल गैस से, ठीक है। क्या क्या, इन सबको क्या बोला जाता है? पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को कंबाइंड फॉर्म में पेट्रोकेमिकल्स बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारे केमिकल का मिक्सचर है ये, इसलिए इसको पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। अब इन सब पेट्रोकेमिकल का अलग अलग जो केमिकल उसमें होते हैं, अगर उनका यूज देखा जाए तो बहुत सारे हैं, उसमें से कुछ इसमें गिनाए गए हैं। जैसे डिटर्जेंट बनाना है तो उसका भी केमिकल पेट्रोलियम में पाया जाता है। फाइबर बनाना है यानी सिंथेटिक फाइबर, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक और बहुत सारे तरह के सिंथेटिक फाइबर होते हैं, उसका भी केमिकल कहाँ से पाया जाता है? पेट्रोलियम में। पॉलीथीन, पॉलीथीन जो एक तरह का सिंथेटिक फाइबर है या फिर पॉलीमर है, ये भी क्या होता है? कुछ केमिकल्स बनता है जो किस में पाया जाता है? पेट्रोलियम में ही पाया जाता है। और बहुत सारे मैन मेड प्लास्टिक, ये सब भी उसी में पाए जाते हैं, पेट्रोलियम में। हाइड्रोजन गैस, नेचुरल गैस जो निकलता है,
जो पेट्रोलियम के ऊपर भरा रहता है, जब कुआं खोदते हैं तो ऊपर गैस जो निकलता है नेचुरल गैस, उसमें हाइड्रोजन पाया जाता है। और उस हाइड्रोजन का यूज कहाँ किया जाता है? फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। केमिकली रिएक्शन करके लैब में जो केमिकल फर्टिलाइज़र बनाए जाते हैं, वो उसको बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल होता है। मेनली यूरिया फर्टिलाइज़र जो है उसको बनाने के लिए। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस, पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। ठीक है, क्योंकि कॉमर्शियली यानी व्यापार के रूप से देखा है तो बहुत सारे देश पेट्रोलियम पर ही हैं। जैसे अधिकतर अरेबियन कंट्रीज़ में जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो, या और भी बहुत सारी कंट्री, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, इन सब देशों में बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स हैं। यानी वहाँ के ज़मीनों में काफ़ी जगह पर पेट्रोलियम पाया जाता है। और इस पेट्रोलियम से अरबों खरबों का पैसा लोग कमाते हैं। कई देश, उनका देश चलता है पूरा। यानी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कॉमर्शियल पर्पज़ से। व्यापार इससे काफ़ी प्रभावित होता है, अफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसी इम्पोर्टेंस, इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है, इस वजह से इसको क्या नाम दे दिया गया पेट्रोलियम को? ब्लैक गोल्ड। चूँकि ये ब्लैक कलर में होता है, डार्क कलर में, और एक तरह से सोने से भी महंगा या सोने जैसा ही इसका वैल्यू है। ठीक है, पूरा कई सारे देश इसी पे डिपेंडेंट है, इसी से उनका व्यापार सब कुछ चल रहा है। तो इतना ज़्यादा हाईली इम्पोर्टेंट ये जो पेट्रोलियम है, इससे बहुत सारे सैकड़ों हज़ारों तरह के केमिकल बनते हैं जो डेली लाइफ में किसी न किसी फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। तो इतनी सारी इसकी इम्पोर्टेंस है लाइफ में, और हर जगह इसकी डिमांड है, इसलिए इसके इम्पोर्टेंस के बेसिस पे इसको ब्लैक गोल्ड नाम दिया गया। यानी काला सोना, एक तरह से सोने की तरह है इसका वैल्यू है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूज। इसमें कुछ मेन दिए हैं आपको कि पेट्रोलियम से क्या क्या केमिकल निकलते हैं। ये सारे नहीं दिए हैं, ये आपके लोअर क्लास में फ़िलहाल ये कुछ मेजर दिए हैं। इसके अलावा अगर आप हायर क्लास में जाएंगे, ट्वेल्थ में या उससे ऊपर के क्लासेस में केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उसमें आप पाएंगे कि बहुत सारे केमिकल निकलते हैं। यहाँ पे मुख्य कुछ चीज़ों को बताया गया है। ये एक मिनट, ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आप जानते होंगे, तो इसी को आप फ़िलहाल समझिए कि पेट्रोलियम से क्या क्या चीज़ें निकलती है और उनका क्या यूज होता है। मतलब उनको पेट्रोलियम को रिफ़ाइन करने के बाद, यानी उसमें से गंदगी निकालने के बाद और केमिकल्स को अलग करने के बाद क्या निकलता है? सबसे पहले है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको सिलेंडर जिसका यूज करते हैं हम लोग घर पे खाना वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, फ्यूल के रूप में यूज करते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यानी पेट्रोलियम गैस को हाई प्रेशर में कंटेनर में बंद कर देते हैं, और फिर और वे हाईली इन्फ्लेमेबल होता है ये गैस, यानी तुरंत आग पकड़ता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें रहता है। और साथ में क्या होता है, ये इको फ्रेंडली है, ये कोई भी हार्मफुल गैस नहीं निकालता है, जिसकी वजह से इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अधिकतर आजकल घरों में एलपीजी सिलेंडर यूज किए जाते हैं, क्योंकि प्रदूषण भी नहीं करता है और साथ में हाई एनर्जी देता है, और हमारे खाने जो भी बनाते हैं हम लोग फूड, वो जल्दी पक जाते हैं। ठीक, अब इसका यूज क्या है? फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज़ में या होम में, घरों में इसका इस्तेमाल एलपीजी का होता है। यानी पहला कंपोनेंट क्या निकल गया? एलपीजी, पेट्रोलियम से। दूसरा क्या निकलता है? पेट्रोल। पेट्रोल का कहाँ 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 यूज है? गाड़ियों में, गाड़ियों के फ्यूल के रूप में होता है। और ड्राई क्लीनिंग, कहीं कहीं पे पेट्रोल का यूज किया, कहाँ किया जाता है? ड्राई क्लीनिंग में, यानी कपड़ों को साफ़ करने और प्रेस करने में जो ड्राई क्लीनर्स होते हैं, वहाँ पर पेट्रोल का यूज किया जाता है। और एविएशन फ्यूल, बहुत सारे जगह पे पेट्रोल का यूज किया जाता है हवाई जहाज़ में उसके फ्यूल भरने के लिए। फिर क्या आता है तीसरा? केरोसिन। केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, इसको भी लोग स्टोव में, स्टोव एक मशीन आती है, एक चूल्हा जैसा ही होता है, उसमें जलाते हैं। कुछ कुछ लोग पहले खाना पकाने के लिए यूज करते थे, अभी भी यूज करते हैं। ठीक है, लैंप जलाने के लिए, एयरक्राफ्ट चलाने के लिए, तो इसमें केरोसिन का यूज हो गया। फिर चौथा है डीजल। डीजल का आप यूज जानते होंगे कि हैवी व्हीकल्स, यानी भारी भरकम जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें डीजल, वो डीजल से चलते हैं, तो उसमें यहाँ डीजल का यूज इन सब चीज़ों में, इलेक्ट्रिक जनरेटर में है। फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेशन यानी बहुत सारे मशीनों के पार्ट्स में ऑयल डाले जाते हैं ताकि वो ईजिली मूव करें। ठीक है, जैसे साइकिल में कहीं ग्रीज लगाया जाता है या इस तरह के कुछ केमिकल्स, तो उसका क्या यूज है? ताकि मशीन के पार्ट्स स्मूथली चलें और हमारा काम आसान हो।
अगर चलते चलते वो घिस जाएंगे तो मशीन ख़राब हो जाएगा और काम नहीं चलेगा। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल का काम यही होता है, लुब्रिकेट करना, यानी मशीन के पार्ट्स को स्मूथली मूव करने में हेल्प करते हैं। फिर आता है पैराफिन वैक्स छठे नंबर पे। पैराफिन वैक्स यानी जो वैक्स होता है, मोम होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग सभी जानते हैं कि कैंडल बनाने में, वैसलीन जो आता है, जो जाड़े के दिनों में स्किन फटने लगती है उस पर लगाने के लिए, उसमें कुछ केमिकल्स अदर मिला करके, ऑइंटमेंट, बहुत सारे जो स्किन के क्रीम आते हैं उसमें भी पैराफिन वैक्स रहता है। ठीक है। फिर सातवां क्या निकलता है पेट्रोलियम से? बिटुमेन। बिटुमेन हम लोग पहले भी पढ़े थे कि जैसे कोल टार को रोड के बनाने के सर्फेसिंग में यूज किया जाता है, उसी तरह पेंट, इसी तरह बिटुमेन भी रोड को सरफेसिंग में बनाने में यूज किया जाता है, यानी रोड का ऊपरी जो सरफेस होता है उसको मेंटेन करने के लिए, मजबूती देने के लिए बिटुमेन यूज किया जाता है। ये ब्लैक कलर का होता है। और पेंट में भी इसका यूज होता है, जो पेंट की जाती है दीवारों पे, दरवाज़ों पे। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें पेट्रोलियम को प्योरीफाई करके निकाले जाते हैं और इनके बहुत सारे डेली यूजेस हैं। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई पेट्रोलियम को क्या बोला जाता है? ब्लैक गोल्ड बोला जाता है, काला सोना बोला जाता है, क्योंकि सोने के जैसा ही ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। अब अगला टॉपिक क्या है? नेचुरल गैस। ये तीसरा फॉसिल फ्यूल है। कोल, पेट्रोलियम एंड थर्ड वन इज नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस हम लोग जानते हैं कि जस्ट जहाँ पे भी पेट्रोलियम का वेल होता है, यानी तेल का कुआं होता है, जैसे ड्रिल करते हैं, जहाँ पे रिसर्च टीम या सर्च टीम जाती है, तो सबसे पहले क्या निकलता है वहाँ से? गैस, जिसको नेचुरल गैस बोलते हैं। ठीक है। और ये पाइप्स के थ्रू ट्रांसफ़र की जाती है अलग अलग जगहों पर, बहुत सारे कंट्रीज़ में। और हमारे कंट्रीज़ में कुछ मेट्रो सिटीज़ में गैस पाइप के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जाती है, या अधिकतर जगह पे सिलेंडर में फिल्ड करके ट्रांसपोर्ट की जाती है। ठीक है। हाईली डेवलप्ड कंट्री जैसे अमेरिका या अदर कंट्रीज़ में ये घरों में पाइप के थ्रू सप्लाई की जाती है गैस, अलग अलग पर्पज़ के लिए, खाने बनाने के लिए या फिर गाड़ियों चलाने के लिए। ये सब सीएनजी वगैरह यूज की जाती है। सीएनजी, सॉरी, हाँ, सीएनजी इसको बोलते हैं। सीएनजी कब बोलते हैं इसको? जब इसको कंटेनर में बंद कर देते हैं। ठीक है। जब हाई प्रेशर पे इस नेचुरल गैस को किसी कंटेनर में बंद कर देते हैं, जैसे एलपीजी को भरते हैं सिलेंडर में, उसी तरह इस नेचुरल गैस को जब सिलेंडर या किसी भी कंटेनर हाई प्रेशर में, तो उसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। कंप्रेस्ड मतलब प्रेशर, हाई प्रेशर में दबाव डाल करके उसको किसी छोटे कंटेनर में फिल कर देना, बहुत सारे गैसेस को, इसलिए इसका नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पड़ा है। ठीक है। और इसका यूज क्या है? पावर जनरेशन में सीएनजी से बिजली पैदा की जा सकती है। पावर जनरेशन मीन्स बिजली पैदा की जा सकती है। और इसका क्या यूज़ है? ये फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। आजकल सीएनजी बसेस, गाड़ियाँ चलने लगी हैं, कार चलने लगी है। और ये क्यों चलने लगी? क्योंकि पेट्रोल डीजल से चलाने पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा था, और इससे हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा था। तो ये एक अच्छा ऑप्शन आ गया, इको फ्रेंडली ऑप्शन आ गया, जिसमें हमारे बॉडी, ना तो हमारे बॉडी को कोई इफेक्ट होगा, बैड इफेक्ट होगा, और ना ही हमारे एनवायरनमेंट को। तो ये अच्छा एक ऑप्शन है, क्लीनर फ्यूल है इसको बोल सकते हैं, यानी एक क्लीन फ्यूल है। इसका बस इस्तेमाल करेंगे, हमारा व्हीकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता रहेगा और कोई भी हार्म नहीं करेगा। तो सीएनजी इस पर्पज़ के लिए यूज किए जाते हैं। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम। ये घर में खाना पकाने के लिए भी सीएनजी यूज किया जाता है, जैसे मैंने बताया था। विदेशों में घरों में पाइप के थ्रू सप्लाई किया जाता है, और हमारे कंट्रीज में कुछ सिटीज़ में पाइप के थ्रू सप्लाई किया जाता है, मेट्रो सिटीज़ में, कुछ मेट्रो सिटीज़ में। ठीक है। फैक्ट्रीज में भी डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और डायरेक्टली ये यूज किया जा सकता है बर्निंग के लिए। ठीक है। और इट कैन बी सप्लाइड थ्रू, और ये पाइप के थ्रू सप्लाई किया जाता है। और जैसे आप देखेंगे हमारे कंट्री में एक बड़ोदरा दिया है, गुजरात, और दिल्ली के कुछ प्लेसेस में या कुछ और जगहों पर ये पाइप के थ्रू सीएनजी जो है सप्लाई की जाती है घरों में या इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पर सीएनजी का यूज करके अलग अलग काम उससे निकाले जाते हैं या अलग अलग काम किया जाता है। ठीक है। क्योंकि इसका काम बिजली पैदा करना, पावर जनरेशन है, या अदर जो भी घरेलू काम है, या इंडस्ट्री में और कुछ केमिकल इंडस्ट्री को हीट पैदा करना है, तो उसके लिए सीएनजी का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो वडोदरा गुजरात का एक काफ़ी फेमस सिटी है, तो वहाँ पर ये सीएनजी गैस सप्लाई की जाती है। दिल्ली के कुछ जगहों पर, इलाकों में सप्लाई की जाती है।
पाइप के थ्रू सीएनजी, और भारत के अन्य शहरों में और विदेशों में तो बहुत काफ़ी हाई लेवल पे ये पाइप के थ्रू सप्लाई की जाती है। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। तो नेचुरल गैस जो है, इसमें ये जो गैस है इसमें भी काफ़ी सारे गैसेस का मिक्सचर है, ठीक है। इसमें भी कुछ गैसेस का मिक्सचर है और ये गैसेस जो है बहुत सारे अलग अलग केमिकल को बनाने में हेल्प करती हैं, जैसे फर्टिलाइज़र बनाने में या फिर और कोई केमिकल हो इसको बनाने में। और इंडिया में नेचुरल गैस का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्टोरेज है, यानी ज़मीन के अंदर नेचुरल गैस काफ़ी पाया जाता है। यहाँ लिखा हुआ है वास्ट, वास्ट मतलब बहुत ज़्यादा लेवल पे नेचुरल गैस हमारे इंडिया में भी पाया जाता है। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा। हमारे कंट्री में नेचुरल गैस या सीएनजी नहीं बोल सकते, सीएनजी तो उसको जब कंटेनर बंद कर देंगे तब बोलेंगे। नेचुरल गैस जो है हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी, सॉरी त्रिपुरा के जैसे नॉर्थ ईस्ट में, हमारे इंडिया का नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो इधर आसाम और अन्य जो मणिपुर सिटी वगैरह स्टेट्स हैं उधर ही है एक छोटा सा स्टेट त्रिपुरा, तो वहाँ पे पाया जाता है नेचुरल गैस। राजस्थान में पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है, और जहाँ पे कृष्णा गोदावरी नदियाँ मिट्टी लाकर जमा की हैं, काफ़ी बड़े एरिया कई किलोमीटर में डेल्टा बनाई है, वहाँ पर भी ये नेचुरल गैस पाया जाता है, ठीक है। तो यानी हमारे इंडिया नेचुरल गैस के मामले में काफ़ी संपन्न है, काफ़ी अच्छी मात्रा में नेचुरल गैस पाया जाता है। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ये तो हम सभी जानते हैं कि कुछ कुछ नेचुरल रिसोर्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जैसे सनलाइट, विंड, वाटर, और इनका अंत दिखता नहीं है, बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड है, तो उनको इसलिए इनएग्जॉस्टेबल बोलते हैं। और कुछ जो है लिमिटेड अमाउंट में, जैसा कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे, कोयला हो, कोल हो, पेट्रोलियम हो या नेचुरल गैस हो, ये सब लिमिटेड है। ये पाए तो जाते हैं कुछ पूरे वर्ल्ड में काफ़ी जगह पर, लेकिन वो लिमिटेड है। ये नहीं कि वो बनते जाते हैं लगातार, वो एंड हो जाएंगे कभी ना कभी। तो हमको उसको सही तरीके से सोच समझ के इस्तेमाल करना है, वेस्टेज नहीं करना है। इसीलिए हम लोग को बोला जाता है कि ट्रैफिक रहे तो गाड़ियों को बंद कर दीजिए, ट्रैफिक लाइट जब तक जल रही, क्योंकि उतने सेकंड में आपका कुछ एमएल तो वेस्ट होगा ही, जल जाएगा मशीन। अगर कार या व्हीकल कुछ भी ऑन रखेंगे, तो हम लोग को जितना हो सके पेट्रोलियम या जितने भी फॉसिल फ्यूल हैं उनके वेस्टेज को रोकना है, तभी हमारे आने वाली जनरेशन इसका यूज कर पाएगी, अगर हम लोग बचाए रखेंगे तो आइए इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, यानी एग्जॉस्टिबल रिसोर्स, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कोल, पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल क्या होता है, जो कुछ लिविंग बींग्स के मरने के बाद जब वो कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं और वो कुछ और फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, जैसे कोयले में, पेट्रोलियम में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। तो ये कोल, पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल है। और ये लाखों सालों पहले जो ऑर्गेनिज्म मर गए होंगे, तो वो कुछ चेंजेस की वजह से क्या है, फ्यूल में कन्वर्ट हो गए होंगे, ठीक है। अब इसमें ये है कि ये जो रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स मतलब जहाँ जहाँ ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं ये कोल या पेट्रोलियम, ये लिमिटेड है, और कुछ सालों में, कुछ 100-50 सालों में, इसमें तो आपके बुक में लिखा है फ्यू हंड्रेड ईयर्स। अभी तो ये बुक का आपका जो प्रिंटिंग डाटा है काफ़ी पुराना है, और अभी लेटेस्ट जो डाटा कुछ साल, 1-2 साल पहले से आ रहा है, उसमें तो आप अगर पढ़ेंगे लेटेस्ट बुक में, तो उसमें पाएंगे कि कुछ 50 साल भी अगर सही से चल जाए कोल, पेट्रोलियम, तो काफ़ी अच्छा है, 50 या 100 साल भी। क्योंकि इतनी ज़्यादा से तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, रिक्वायरमेंट लोगों का बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन इतना ज़्यादा हो जा रहा है, कोल, पेट्रोलियम बहुत तेज़ी से कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। तो यानी उसकी मात्रा कम होती जा रही है, वैसे ही लिमिटेड था और पॉपुलेशन बढ़ने से और ज़्यादा यूज हो रहा है और तेज़ी से ये कम होते जा रहा है, तो ये जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। और इसके साथ साथ क्या है, जब इसका यूज करते हैं हम लोग, कोयले को जलाते हैं या पेट्रोल या डीजल या जो भी फॉसिल फ्यूल को, तो उससे बहुत सारे हार्मफुल गैसेस निकलते हैं जो एयर पॉल्यूशन करते हैं, जिससे और सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग,
ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग यानी अर्थ का पूरा टेम्परेचर बढ़ने लगता है, काफ़ी गर्मी होने लगती है, नॉर्मल टेम्परेचर से कई कुछ डिग्री ज़्यादा हो जाती है। जैसे पहले 30-35 डिग्री सेल्सियस गर्मियों में टेम्परेचर, या मुश्किल से 40 कभी कभार एक्सट्रीम केस में जाता था, लेकिन आजकल गर्मियों में एक नॉर्मल टेम्परेचर 40 से 42 डिग्री हो गया है या 45 डिग्री हो गया है। तो ये क्या है? ये ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट ही हैं, यानी हमारा धरती का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग फॉसिल फ्यूल को बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, उसको जला रहे हैं, और जला रहे हैं तो हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो इस तरह से नेचुरल रिसोर्स में जो एग्जॉस्टिबल हैं फॉसिल फ्यूल, वो हमारे लिए यूजफुल तो हैं एक तरह से, पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी या बहुत सारे काम में यूज होते हैं, हम लोग अभी पढ़े हैं। लेकिन इसके काफ़ी सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट भी हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हम इन फॉसिल फ्यूल को तभी यूज करें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो हमको। ठीक है। ये अनचाहे मौके पर अगर यूज करेंगे, जैसे बोला जाता है कि अगर आपको रोड पे आपके घर से आधा किलोमीटर या 100-200 मीटर पे कुछ है, या मान लीजिए 1 किलोमीटर भी, तो उतना दूर आप साइकिलिंग करके भी जा सकते हैं कुछ सामान लेने। और इतने दूर के लिए अगर आप कार से जाएंगे या बाइक से जाएंगे, या कोई भी ऐसा व्हीकल से जाएंगे जिसमें फॉसिल फ्यूल यूज किया जा रहा है, तो फिर वो क्या होगा? अल्टीमेटली एक तो वेस्ट करेगा फॉसिल फ्यूल को, पेट्रोलियम को, कोल को, या जो भी है, डीजल है, और साथ में एनवायरनमेंट को भी हार्म करेगा। तो हमको जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, बहुत ज़्यादा नेसेसिटी हो, ज़रूरत हो, तभी हम लोग को ये फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं। तभी हम लोग सब कुछ को रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं सही वे में। ठीक है। और दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरनमेंट, और जब हम लोग सही से इस्तेमाल करेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा, और जो ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है, या बाढ़ आ जाती है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, तो ये सब प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और साथ में एक और फ़ायदा क्या होगा कि ये लंबे समय तक कोल पेट्रोलियम अगर हम लोग सही से इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा नहीं वेस्ट करेंगे, तो आने वाले जनरेशन के लिए भी वो बचा रहेगा। जैसा कि हम लोग इस चैप्टर के पहले वीडियो में एक एक्टिविटी में समझे थे कि कैसे जनरेशन बाई जनरेशन पॉपुलेशन बढ़ने से ये हमारे फॉसिल फ्यूल या एग्जॉस्टेबल रिसोर्स कम होते जा रहे हैं। तो वो हम लोग समझदारी से अगर यूज करेंगे तो बचा रहेगा आने वाले जनरेशन के लिए। इन इंडिया, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, PCRA, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, जो एक संस्था है, PCRA जिसका नाम है, वो कुछ एडवाइस देती है लोगों को, भारत के लोगों को। वो क्या एडवाइस है कि कैसे हम लोग पेट्रोल या डीजल को बचा सकते हैं अपने लेवल पे। हर एक इंसान को ये एडवाइस माननी चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। तो क्या क्या एडवाइस है उनकी? ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। बोला जा रहा है कि जब भी कोई व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, कार, बाइक या बस या जो भी है, तो उसको एक कांस्टेंट स्पीड से, एक सही स्पीड से चलाएंगे। मॉडरेट स्पीड, यानी मॉडरेट स्पीड का मतलब है कि एक समान स्पीड से, बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड ना कर दें या बहुत ज़्यादा स्लो ना करें। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ चलाएंगे तब भी ज़्यादा कंज्यूम करती, ज़्यादा पेट्रोल या डीजल की खपत होती है, और बहुत स्लो करेंगे तो भी ज़्यादा लेगी। तो एक मॉडरेट स्पीड से चलाएंगे तो इंजन भी कम ऑयल खाएगा या कम ऑयल कंज्यूम करेगा। तो ये पहला एक एडवाइस है PCRA संस्था का। दूसरा क्या है? स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि जब ट्रैफिक लाइट आया या कहीं स्टॉपेज है कुछ सेकंड का या कुछ मिनटों का, तो उसी समय तुरंत कार का इंजन या जो भी व्हीकल है उसका इंजन बंद कर दें। ठीक है। उससे भी काफ़ी मात्रा में, अगर हम सोचिए 600 से 700, लगभग 700 करोड़ लोग पूरे दुनिया में हैं, और उसमें से मान लेते हैं अगर 500 करोड़ या 400 करोड़ भी लोग अगर कार या जो भी व्हीकल चलाते हैं, तो अगर वो डेली ऐसा सारे एडवाइस को फॉलो करें, ऐसे बहुत सारे एडवाइस हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारा क्या होगा, ये फॉसिल फ्यूल को वेस्टेज का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और साथ में बहुत सारा फॉसिल फ्यूल लंबे समय तक के लिए, कई सौ सालों के लिए बच सकता है। लेकिन हर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेनी पड़ेगी तब। तो ये दूसरा हो गया, स्विच ऑफ द इंजन एट द ट्रैफिक लाइट। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। जो कार या जो भी व्हीकल है उसका टायर का जो प्रेशर है वो सही रहना चाहिए। ठीक है। ये नहीं कि टायर में बहुत ज़्यादा हवा है
या बहुत कम अगर हवा है तो इंजन पे दबाव पड़ेगा, क्योंकि वो ज़्यादा फोर्स लगा के कार को चलना पड़ेगा जब कार में हवा या सफिशिएंट प्रेशर नहीं है। तो ये सब भी चेक करते रहना चाहिए और उसको सही प्रेशर पे ही कार के टायर को या किसी भी व्हीकल के टायर को रखना चाहिए। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, और व्हीकल जो भी आपका है, कार, बस, एट्सेट्रा, उसका रेगुलर मेंटेनेंस करना चाहिए। अदरवाइज रेगुलर मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो उसके इंजन या कुछ पार्ट्स अगर ख़राब हो जाएंगे तो ज़्यादा वो कंज्यूम करने लगेंगे, ज़्यादा खपत करने लगेंगे पेट्रोल डीजल का। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या है, इस चैप्टर को समझ गए हैं। आई होप आप लोगों को सारे टॉपिक्स ईजिली समझ में आ गए होंगे और काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर था, इससे हम लोग को काफ़ी सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या क्या ओवरऑल मेजर पॉइंट क्या है इस चैप्टर में समझे, उसको एक बार हाईलाइटेड करके देख लेते हैं। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये फॉसिल फ्यूल होते हैं। ठीक, और फॉसिल फ्यूल क्या होता है, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, यानी लाखों साल पहले जो लिविंग कुछ ऑर्गेनिज्म रहे होंगे, चाहे वो प्लांट रहे हों चाहे एनिमल रहे हों, उनके मरने के बाद जब वो चेंज हो जाते हैं किसी और रूप में, किसी फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में, तो उसको हम लोग फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, एग्जॉस्टिबल रिसोर्स होते हैं। एग्जॉस्टिबल यानी वो लिमिटेड अमाउंट में हमारे धरती के अंदर हैं और उसका सही इस्तेमाल करेंगे तो थोड़े लंबे समय तक चल सकते हैं, और सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, वेस्टेज करेंगे, बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो जल्दी ये ख़त्म हो जाएंगे। फिर हम लोग को फिर दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, और दूसरा ऑप्शन इंसान के लिए ढूंढना काफ़ी मुश्किल होगा। ये तो नेचर ने हमको प्रोवाइड किया है तो हम लोग को मिल जा रहा है इजीली। हम लोग खुद से तो ये फॉसिल फ्यूल इतनी ज़्यादा मात्रा में तो बना सकते ही नहीं है। ठीक, तो ये हो गया। कोक, कोल टार एंड कोल गैस आर द प्रोडक्ट ऑफ कोल। हम लोग पढ़े थे कि कोल जो होता है कोयला, उससे कोक बनता है। मैन मेड, ह्यूमन ने लैब में रिएक्शन करके कोल को कुछ और फॉर्म में भी चेंज किया, कोक में, कोल टार में, कोल गैस में। ठीक, और इनके भी बहुत सारे यूजेस हैं, हम लोग पढ़े थे। फिर पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम जो लिक्विड निकलता है, जो इम्प्योर फॉर्म में होता है, गंदा होता है, उसको जब रिफ़ाइन करते हैं, उसमें से गंदगी अलग करते हैं और यूजफुल केमिकल अलग अलग करते हैं, तो क्या क्या मिलता है, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये सारे मिलते हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग के बाद। कोल एंड पेट्रोलियम रिसोर्सेस आर लिमिटेड, कोल पेट्रोलियम जो है लिमिटेड अमाउंट में हम लोग सभी जानते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग सही तरीके से यूज करें और सही समय पे यूज करें, अननेसेसरीली उसको वेस्ट ना करें। वी शुड यूज देम जुडिशियसली। यहाँ पे क्या दिया है, जुडिशियसली। हम लोग को सारे फॉसिल फ्यूल को या पेट्रोलियम के प्रोडक्ट को कैसे यूज करना चाहिए, जुडिशियसली। जुडिशियसली का मतलब होता है सूझबूझ के साथ यूज करना, ताकि हमारा भी काम चल जाए और वो चीज़ें, ये जो फॉसिल फ्यूल है, आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा रहा है। ठीक है, तो इसी को सूझबूझ का आइडिया बोलते हैं। सो इन दिस वे I have explained all the topics of chapter 5, that is coal and petroleum. If you find any kind of difficulty in understanding any topic or any point, then you can ask me in the group. तो मेरी तरफ से ये सारे टॉपिक्स क्लियर कर दिए गए हैं। मैंने हर टॉपिक को ट्राई किया है कि क्लियरली समझा दूँ, कुछ एक्स्ट्रा भी मैंने समझाया है, तो आपको सारे टॉपिक ईजिली समझ में आ गए होंगे। फिर भी कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर अगर नहीं हो तो आप मुझसे ग्रुप में क्वेश्चन लिख करके या ऑडियो भेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको सारे पॉइंट्स क्लियर कर दूंगा। लेकिन सबसे पहले बात आपको ये करनी होगी कि ये वीडियो ध्यान से सुनना पड़ेगा। स्किप करेंगे वीडियो तो आपको पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे, तो बहुत सारे डाउट्स आपको क्रिएट होंगे माइंड में। तो सबसे पहला काम करिए कि आप पूरे वीडियो को लगातार देखिए, और उसके बाद जब डाउट आए तो फिर आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक